everyone. In today's video tutorial, we will be discussing regulation of kidney function and disorders. Regulation of kidney and its related disorders. तो किडनी अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो उसके मेन फंक्शंस क्या है? एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन मींस फिल्ट्रेशन, राइट? एंड व्हाट इज अनदर सिस्टम, अनदर फंक्शन ऑफ किडनी? वी हैव बीन डिस्कसिंग दीस फंक्शंस इन प्रीवियस क्लासेस, राइट? प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन, वेरी गुड, ऑस्मोरेगुलेशन। तो किडनी के दो मेन फंक्शंस हो गए, फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, राइट? तो अगर हम रेगुलेशन देखेंगे तो किडनी के इन दोनों फंक्शंस के डिपेंडेंट ही होंगे, राइट? तो इस वजह से हमारे पास एक मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन के रिलेशन में जो आता है, वो है रास मैकेनिज्म। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है रास मैकेनिज्म, ओके? कैसे फिल्ट्रेशन का मॉड्यूलेशन होने की वजह से रास मैकेनिज्म एक्टिव और इनएक्टिव होता है। देन ऑस्मोरेगुलेशन के बेसिस पर एक हार्मोन है ADH, तो हाउ दिस वर्क्स टू मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है? अब हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी इतनी बार देखा है कि अगर कोई हार्मोन या कोई भी सब्सटेंस किसी एक फंक्शन पे एक्ट कर रहा है तो उस एक्शन को स्टॉप या इनहिबिट करने के लिए भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, राइट? क्योंकि फुल टाइम तो कोई भी एक्शन, कोई भी एंजाइम या प्रोटीन या हार्मोन एक्टिव नहीं रहता फुल टाइम, राइट? तो उसको इनहिबिट करने के लिए कुछ ना कुछ इनहिबिटर एग्जिस्ट करता है। इनहिबिटर बोल सकते हैं, रिप्रेशर बोल सकते हैं, और नहीं तो रेगुलेटर बोल सकते हैं, तभी तो हम रेगुलेशन बोलते हैं ना इस मैकेनिज्म को। तो रास और ADH किसी स्पेसिफिक पैरामीटर को मॉड्यूलेट करते हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन होता है किडनी में, राइट? ह्यूमन बॉडी में, जो कि किडनी रेगुलेट करती है, ठीक है? तो इसके लिए एक फैक्टर है AMF। वो जब एक्टिवेट होगा जब रास और ADH का काम हो जाएगा, so they have completed their job. Now to inhibit those RAS as well as ADH, ANF is released, okay? तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर आगे देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रास के बारे में, ओके? तो रास मैकेनिज्म, तो whenever there is a fluid loss in body, okay? तो fluid loss अगर होगा, fluid loss किसी वजह से भी हो सकता है, hemorrhage या blood loss by any injury या extra urination, ठीक है? So basically by any means अगर fluid loss है तो fluid loss, तो ये क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा, राइट? ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? अब आप देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है? इस पे ब्लड जा रहा है, तो ब्लड यहाँ पर ये वेसल्स की बाउंड्रीज पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, राइट? अब ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया है, तो वॉल्यूम कम हो गया है तो यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा वो भी कम हो जाएगा ना, राइट? तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है? और अब हमने जब फिल्ट्रेशन की बात पढ़ी थी किडनी में तो क्या पढ़ा था? हमने फिल्ट्रेशन में पढ़ा था कि कितनी लेयर्स इन्वॉल्व होती है फिल्ट्रेशन में, बताओ, कौन बताएगा? हाँ, 3 लेयर्स,
ओके, कौन कौन सी बताओ, कौन कौन सी लेयर्स? एंडोथीलियम, यस, एपिथीलियम एंड, बोलो बोलो, एपिथीलियम ऑफ पोडोसाइट्स, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, और कैपिलरी और पोडोसाइट के बीच में क्या होगा? बेसल लेयर। बेसल लेयर होगा ना, बेसल लैमिना, है ना? तो ये बेसिकली इन 3 लेयर्स का, इन 3 लेयर्स से क्या होता है? फिल्ट्रेशन। तो एफेरेंट आर्टीरियोल से ये 3 लेयर क्रॉस करके ब्लड आ जाता है ग्लोमेरुलस में, है ना? यही होता है, राइट? तो वो कैसे आता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर होता है ना वहां पर। अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो ये 3 लेयर क्रॉस कैसे करेगा? अंडरस्टैंड? तो प्रेशर, अब प्रेशर ड्रॉप हो गया है, तो प्रेशर ड्रॉप हो गया है, तो ये जो फिल्ट्रेशन रेट है इसका, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये भी तो कम हो जाएगा ना। नॉर्मल में कितना होता है? तो नॉर्मल में GFR जो होता है वो अराउंड 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है? तो अगर इससे कम हो जाए, ठीक है, अगर ये इससे कम हो जाए तो फिर हमारी बॉडी का बाकी फंक्शंस कैसे होंगे? मतलब बॉडी को जब प्रेशर कम हो गया है तो GFR कम होगा, क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से 3 लेयर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा ब्लड को, तो GFR कम होगा, राइट? आई होप आपने सभी नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है? तो बीपी कम होने की वजह से GFR ये कम हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी को कुछ तो करना पड़ेगा जिससे GFR इंक्रीज हो, ठीक है ना? GFR इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। GFR अगर इंक्रीज नहीं होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा है, बहुत कम स्पीड से हो रहा है, और बॉडी के जो एफरेंट आर्टेरियोल से पहले जितना भी पूरा पोर्शन है जो अभी तक फिल्टर नहीं हुआ ब्लड में, एक्यूमुलेट भी तो हो रहा है, तो वो सब रिलीज करना है ना बॉडी से। जितना जल्दी नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होगा बॉडी से उतना अच्छा है, राइट? तो GFR मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो क्या होता है कि अच्छा पहले एक चीज पर आते हैं हम, न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखें, क्या होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर? ये आपका हो गया बोमेन्स कैप्सूल, राइट? फिर PCT, लूप ऑफ हेनले, और DCT। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा 3D फॉर्म में देखें ना, तो क्या होता है, ये जो DCT है ये ग्लोमेरुलस के पास में होता है। मतलब अगर हम इसका 3D व्यू देखें तो अगर मान लीजिए ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, तो यहां पूरा ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है? यहां पर ये अंदर जा रहा है एफरेंट आर्टीरियोल, ये बाहर आ रहा है इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है? तो इसके इस एरिया में ये जो एरिया होगा यहां पर पूरा DCT होगा, DCT इस एरिया में होगा, ओके? तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल बनाता है, एफरेंट आर्टीरियोल एंड एफरेंट आर्टीरियोल जो ग्लोमेरुलस से आ रहा जा रहा है इस एरिया में है, और DCT ये मिला के ट्रायंगल बनाता है, और इसको हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है? तो जो सेल्स एफरेंट आर्टीरियोल के पास होते हैं इस एपरेटस के, उन सेल्स को कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, JG सेल्स, ठीक है? नाम से देखिए आप, जक्स्टा। अच्छा एक नाम याद है आपको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन,
जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनको जक्स्टा मेडुलरी क्यों कहते हैं? जक्स्टा का मीन्स मतलब होता है नियर। ओके, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ग्लोमेरुलस के पास जो ये एपरेटस बना वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हो गया, और ग्लोमेरुलस के पास वाले सेल्स जो कि एफेरेंट आर्टीरियोल का पोर्शन में है उसको कहते हैं जेजी सेल्स। ओके, तो क्या होता है जब हमारा फ्लूइड लॉस हुआ, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लॉस हुआ, ब्लड प्रेशर कम होने जीएफआर कम हो गया, तो जीएफआर जो है, जीएफआर जैसे ही कम होगा तो जे जी सेल्स, ये सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। ओके, प्लस साइन मीन्स एक्टिव, ये सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और ये सेल्स रिलीज करेंगे रेनिन। रेनिन इज अ हार्मोन। ओके, रेनिन रिलीज करेंगे। ठीक है, कहाँ रिलीज करेंगे? एफेरेंट ब्लड में रिलीज करेंगे, तो बेसिकली जब एफेरेंट आर्टीरियोल का पार्ट है जी सेल्स, तो एफेरेंट आर्टीरियोल में ही रिलीज करेंगे। ठीक है, तो एफेरेंट आर्टीरियोल में रेनिन रिलीज कर दिया। अब रेनिन रिलीज करने से क्या होगा, एक लिवर में एक प्रिकर्सर है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन क्या होगा? तो पहले तो आप ये समझिए, ओजन अगर किसी के एंड में लगा हुआ है तो वो ना इनएक्टिव प्रिकर्सर है किसी एंजाइम का, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है बेसिकली। ठीक है, फिब्रिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, राइट। तो ऐसे ही जैसे ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस, बाय द एक्शन ऑफ रेनिन। ठीक है, तो लिवर एंजियोटेंसिन बनाता भी है और सीक्रेट भी करता है। ठीक है, और लिवर से जो एंजियोटेंसिनोजन आया, ये रेनिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अभी एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक और फैक्टर है जो लिवर ही सीक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं ACE। ओके, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस फॉर योर नॉलेज बता रहा हूं कि ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, ये इस एंजियोटेंसिन 1 जो बना है इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, और उसके बाद हमारे प्रोसेस होगा फाइनली कि क्या बन रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको शुरू से समझ लेते हैं। हमने क्या बोला? हमने ये बोला अगर कोई भी फ्लूइड लॉस हो रहा है बाय एनी मींस बॉडी में, फ्लूइड लॉस की वजह से ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ, ब्लड वॉल्यूम लॉस की वजह से ब्लड प्रेशर लॉस हो गया, ब्लड प्रेशर लॉस होने की वजह से GFR ये लूज हो गया, ब्लड वॉल्यूम भी कम ही है तभी ब्लड प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, तो GFR कम हो गया, GFR कम होने की वजह से JG सेल्स एक्टिव हुए, JG सेल्स एक्टिव हुए तो इन्होंने क्या रिलीज करा? रेनिन, रेनिन हार्मोन रिलीज करा। उसके बाद रेनिन हार्मोन रिलीज करा तो लिवर में एक प्रिकर्सर प्रेजेंट है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। तो ये प्रिकर्सर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ अ फैक्टर कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि which is also released from the liver and secreted from the liver, angiotensin will convert into angiotensin 2। ठीक है, अब ये है हमारा मेन एंजाइम जो एक्टिव करेगा। अब ये दो काम करेगा। ठीक है,
पहला तो ये करेगा, अब आप देखिए इसका नाम देखिए, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन नाम है इसका, एंजियोटेंसिन। जब अगर एनजीओ की बात करें, एनजीओ क्या के रिलेटेड ना, ब्लड वेसल से रिलेटेड नहीं होता एनजीओ वर्ड, होता है ना। और टेंशन, टेंशन ये फिजिक्स वाला टेंशन है, नॉर्मल वाला टेंशन नहीं जो हम सब लेते रहते हैं। तो ब्लड वेसल्स का टेंशन में आ जाना, फोर्स लगना, क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल फोर्स लग रहा है। अगर हम ऐसे देखें, अगर हम ये ब्लड वेसल जा रही है, इसमें फोर्स लगेगा, क्या हो जाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन, राइट। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, मतलब अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये हमारा ब्लड वेसल था, यहाँ पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था ब्लड से जो लग रहा था, अब वेसो कंस्ट्रिक्शन के बाद से ब्लड डायमीटर कम हो गया, तो जो प्रेशर यहाँ पर यूनिट एरिया लग रहा था वो बढ़ जाएगा ना, जब इस वो कम हो गया, डायमीटर कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, है ना। तो जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हुआ था वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, क्या होता है वो बताइए, किडनी के ऊपर कौन सा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एड्रीनल ग्लैंड, राइट, वेरी गुड। तो एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट का में होता है, एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स वो रिलीज करता है एक एंजाइम कॉल्ड हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये भी पढ़ा है ना हमने, राइट। अच्छा, तो क्या करेगा एंजियोटेंसिन, जो एड्रिनल, मतलब ये जो एंजियोटेंसिन है, इट विल एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ओके। angiotensin 2 act on an adrenal cortex to release aldosterone, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा ये DCT पर एक्ट करेगा टू रीअब्सॉर्ब सोडियम आयंस एंड वाटर, ओके। सोडियम आयंस एंड वाटर को DCT डिस्टल कॉर्नर ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब करवाएगा। तो इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको, ब्लड प्रेशर कम था, ब्लड वॉल्यूम कम था, जिसकी वजह से GFR इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। GFR डिक्रीज होने की वजह से रेनिन रिलीज हुआ JG सेल्स से। रेनिन जो है, जो लिवर से एंजियोटेंसिनोजन प्रिकर्सर आ रहा है, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 एक लिवर के फैक्टर की वजह से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। एंजियोटेंसिनोजन, as its the name suggests, it exerts force on blood pressure to vasoconstrict the blood vessels, right. It will do the vasoconstriction so that the blood pressure will increase, okay. This is the first point. And second point is angiotensin 2 stimulate adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone DCT पर एक्ट करेगा, जिसमें सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इट विल एक्ट ऑन GFR, और GFR भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेनिन का R, एंजियोटेंसिन 2 का A, एल्डोस्टेरोन का A, RAAS मीन सिस्टम। तो ये है हमारा रास मैकेनिज्म, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं रास मैकेनिज्म में। बाय एनी मींस, अगर ब्लड वॉल्यूम कम, फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा, कोई भी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा। हमारा ब्लड किस चीज से बना है, ब्लड इज
प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, राइट, और प्लाज्मा इज 95% वाटर, ओके। तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है बॉडी से तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। जीएफआर कम होने की वजह से जेजी सेल्स एक्टिव होंगे, एफेरेंट आर्टेरियोल में रेनिन रिलीज करेंगे, ठीक है। लिवर एक सीक्रेट करता है प्रिकर्सर एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर लिवर से एक और फैक्टर रिलीज होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम which converts angiotensin 1 to angiotensin 2, and this is the active form of the enzyme which is playing important role in RAS mechanism, okay। वैसे तो सब किसी का अपना अपना रोल है, लेकिन फाइनल रोल इसी का है कि ये रिलीज होगा तभी बाकी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 का डायरेक्ट एक मैकेनिज्म है कि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए। एल्डोस्टेरॉन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ओके। और रीएब्जॉर्प्शन होने से वाटर का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो दोनों की वजह से एट द एंड जीएफआर इंक्रीज होगा, ओके। तो ऐसे मेंटेन होता है रास मैकेनिज्म। और रास का हमने देख लिया, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ओके। नाउ कमिंग टू द अनदर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, ओके। तो अभी हमने फिल्ट्रेशन का देखा, राइट, हमने 2 बार बात करी थी, तो फिल्ट्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। तो फिल्ट्रेशन का हमने देख लिया है जो कि है रास मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन का जो कि है ADH, ठीक है। तो जब हमने फ्लूइड कम की बात करी, ठीक है, अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा, ठीक है, तो आयंस का क्या होगा बताओ, आयंस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। आप ये देखिए, नमक का पानी है, ठीक है, सॉल्ट वाटर है, उसमें से वाटर निकाल दे तो थोड़ा थोड़ा रिलीज कर दे। अगर मान लीजिए 100 ml ऑफ वाटर में हमने 1 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया है, अब हम चाहते हैं उसमें सिर्फ वाटर निकालने 50 ml, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। वैसे तो फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की वजह से आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हमने ये बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में देखा था कि अगर आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, तो बॉडी का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो सॉरी, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकती, हमें ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना ही पड़ेगा बॉडी में, तभी बॉडी अपना फंक्शन प्रॉपर्ली करती है, राइट। तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से हाइपोथैलेमस में, हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसमें ना ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी चेंज इन ऑस्मो रेगुलेशन को सेंसिटाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने चेंज इन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुआ तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करा टू रिलीज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एज इट्स नेम सजेस्ट, डायूरेटिक, डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस पता है ना, एक्सेसिव यूरिन, डायूरेसिस एक्सेसिव यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो जो एक्सेसिव यूरिन को बंद कर दे। अब आप देखिए एक्सेसिव यूरिन बंद हो गया है, तो एक्सेसिव यूरिन बंद हो गया तो मतलब वाटर लॉस नहीं होगा, तो वाटर लॉस नहीं होगा तो वाटर बॉडी में रह गया, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, राइट। तो ADH अगर रिलीज होगा तो यूरिन कम होगा
तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? एंड डायूरेसिस नहीं होगा ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसका मतलब है कि डायूरेसिस ये नहीं होगा। डायूरेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर वाटर रिसॉर्प्शन होगा, सॉरी रिसॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, राइट। ADH डायूरेसिस को इनहिबिट करेगा तो मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसका फिर। तो ADH का ना दूसरा नाम भी है एक और, वेसोप्रेसिन। दिस इज अनदर नेम ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एग्जाम में आया है काफी बार कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, और काफी लोग गलत भी करते हैं उसको, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन हो जाता है कभी गलत। तो ये ध्यान रखिए कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो वेसोप्रेसिन उसका दूसरा नाम है। तो अब ये देखिए, वेसो मीन्स ब्लड वेसल एंड प्रेसिन, प्रेस करना, कोई चीज प्रेस करना। हमने क्या देखा था? प्रेस करना, राइट। तो वेसोप्रेसिन क्या करेगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन, फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने से ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करने की वजह से, जो इनहिबिट करेगा डायूरेसिस और कॉज करेगा वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन जैसे ही हुआ, हमने पहले में भी देखा है, क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है ना। अब आप ये देखिए ना, वेसो कंस्ट्रिक्शन भी कर रहा है, ठीक है, और जो उसने यूरिन बचाया, यूरिन नहीं होने दे रहा तो वॉल्यूम बढ़ा रहा है ना, दोनों मिला के ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया। अंडरस्टैंड? दूसरा, ये जो हमने अभी बात करी, जो ये करेगा रिजॉर्प्शन जो करेगा, फ्लूइड मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा ये DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन दो जगह से वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हमने क्या देखा था? रास मैकेनिज्म के केस में एल्डोस्टेरॉन DCT से वाटर एंड सोडियम आयंस कर रहा था, राइट, रीअब्जॉर्ब। ADH जो है वो वाटर ही करेगा, सिर्फ सोडियम आयंस नहीं करेगा, और DCT से भी करेगा प्लस कलेक्टिंग डक्ट से भी करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि रास मैकेनिज्म और ADH ये दोनों एक्टिवेट तब हुए जब हमारे पास ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों कम थे, ठीक है। इसकी वजह से ये एक्टिवेट हुआ। रास रिलीज करेगा एंजियोटेंसिन 2, ADH रिलीज करेगा, मतलब ADH इटसेल्फ इज एन हार्मोन, ठीक है, तो ADH ही रिलीज करेगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? DCT से सोडियम एज वेल एज वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा। ADH DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट से सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। टोटल मिला के हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन अब आप ये देखिए, एक बार अगर ADH रिलीज हो गया, एक बार अगर रास की स्टार्टिंग में रेनिन अगर रिलीज हो गया, फिर तो ये चलता रहेगा ना, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता रहेगा, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो अब हमारा पूरा बॉडी का जब हार्ट में ब्लड जाता है, कैसे, कहाँ सबसे पहले एंटर करता है? एट्रियम में, है ना।
एट्रियम में जाता है ना, दोनों एट्रियम है। तो एट्रिया इसको अब स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। एट्रिया क्या देखेगा कि ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए एट्रिया रिलीज करेगा एंटी नाइट्रायूरेटिक फैक्टर, एंटी नाइट्रायूरेटिक फैक्टर, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। अगर हम इसका नाम देखें, नाइट्रियूरेटिक, सोडियम का साइन क्या होता है? Na, राइट। Na वो कहां से आया? नेट्रियम से आया Na, ओके। और यूरेटिक मींस यूरिन। तो ये फैक्टर यूरिन में सोडियम मिलाने का काम करेगा, मतलब सोडियम को रिलीज करने का काम करेगा। समझ रहे हैं आप बात? सोडियम रिलीज करने का काम करेगा। तो अब आप ये देखिए ना, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर अगर रिलीज होगा तो ये सोडियम को मिलाना चाह रहा है यूरिन में, मतलब चाहता है कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाए। और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है? एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, एल्डोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, राइट, है ना। बेसिकली इस पूरे रास मैकेनिज्म की वजह से सोडियम का ये हो रहा है ना, रीएब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये सीधा सीधा रेनिन पर एक्ट करेगा और ये रेनिन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज हो रहा है ना, तो रेनिन की वजह से भी ब्लड वॉल्यूम भी बचेगा, ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा वाटर। लेकिन जब दूसरा मैकेनिज्म भी तो एक्टिव है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, तो उसको भी तो रिलीज करना पड़ेगा, एक्टिव इनएक्टिव। तो इसलिए एएनएफ जो है वो एडीएच पर भी एक्ट करेगा और इसको भी इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो किडनी का रेगुलेशन है, लेकिन रेगुलेशन हार्ट से हो रहा है। हार्ट की एट्रियल वॉल्स से एक फैक्टर रिलीज होता है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, क्योंकि ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम काफी हाई था, ठीक है। जो सेंस करा एट्रिया की मसल सेल्स ने, उन्होंने एएनएफ रिलीज करा। एएनएफ का मतलब होता है जो सोडियम को यूरिन में रिलीज करे, वैसा फैक्टर। तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के लिए रास मैकेनिज्म बंद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग रेनिन से हुई थी, तो उसने रेनिन को ही बंद कर दिया, ठीक है, इनहिबिट कर दिया, रेनिन के रिलीज को इनहिबिट कर दिया। फिर वॉल्यूम भी कम करनी है, और एडीएच इज वेरी एक्टिव टू रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो एडीएच को भी इनहिबिट कर दिया एएनएफ ने, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये रेगुलेशन कैसे चल रहा है? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, जीएफआर डिक्रीज हुआ, राइट। इन सब की वजह से दो मैकेनिज्म एक्टिवेट हुए, रास एज वेल एज एडीएच, ठीक है। रास का जो इनिशियल एंजाइम हार्मोन था वो था रेनिन, रेनिन रिलीज हुआ, ठीक है। अब इन दोनों की प्रेजेंस में वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ और सोडियम रीअब्सॉर्ब हुआ। सोडियम ओनली रेनिन की प्रेजेंस में, और वाटर रेनिन की और एडीएच की प्रेजेंस में। तो जिसकी वजह से फाइनली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, एंड एट द एंड जीएफआर इंक्रीज हुआ, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा इंक्रीज हो गया और इसको डिटेक्ट करा हार्ट की एट्रियल वॉल्स ने, और उसने रिलीज करा एंटी नाइट्रायूरेटिक फैक्टर।
तो एंटी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर रिलीज हुआ और फिर इसने एडीएच को इनहिबिट करा और इसने रेनिन को इनहिबिट करा, और इस इनहिबिशन की वजह से ये जो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम और जीएफआर था वो बंद हो गया। ठीक है ना, तो बॉडी पूरे नॉर्मल वे में आ गया वापस। तो जो ब्लड लॉस हुआ था ड्यू टू एनी स्पेसिफिक रीजन, वेदर इट इज हेमरेज, वेदर इट इज एनी इंजरी, वेदर kidney problems which we will discuss later in disorder which cause excessive urine, diuresis, ठीक है, उन सभी केसेस में जो ब्लड लॉस हुआ था, प्रेशर जो लॉस हुआ था, जीएफआर जो लॉस हुआ था, वो रास मैकेनिज्म और एडीएच मैकेनिज्म ने पूरा तो कर दिया, लेकिन बाद में, और अब आप एमबीबीएस में ज्यादा देखेंगे कि ज्यादा ब्लड से क्या होगा, एडिमा होता है, स्वेलिंग, है ना, तो वो ना हो जाए, मोटा मोटा ना हो जाए ब्लड वेसल्स। तो इस वजह से ईएनएफ रिलीज हुआ हार्ट की एट्री मसल से, और उन्होंने इसको एडीएच को, रेनिन को इनहिबिट कर दिया कि अभी और जरूरत नहीं है, अब जो ब्लड प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनफ है, और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इसी को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक दे दिया, जो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हुआ, उन्होंने फीडबैक दे दिया कि भाई अब हमें और जरूरत नहीं, हमारा काम सब हो गया है। ये बात ईएनएफ ने जाके रेनिन और एडीएच को बताया। ठीक है ना, रिले सिस्टम वाला चीज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रेगुलेशन। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू किडनीज। ओके, तो किडनी के डिसऑर्डर्स, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें, यूरिया वर्ड, मतलब मैं स्पेलिंग देखिए, URIA। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं एक। नॉर्मली तो यूरिया की स्पेलिंग होती है UREA। ठीक है, वो तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। मैं बता रहा हूँ किसी वर्ड के आगे यूरिया, URIA अगर लगा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल कीटोन यूरिया, ग्लूकोज यूरिया, ओके, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज ज्यादा आ गए हमारे यूरिन में, ग्लूकोज हमारे यूरिन में आ गया, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन हमारे यूरिन में आ गया। ठीक है ना, तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा चीज हमें यूरिन में आ जाए जिसकी जरूरत, जो नॉर्मली यूरिन में नहीं होता है, तो वो दिखाता है कि देयर इज सम डिसऑर्डर विद द फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी और एनी अदर मैकेनिज्म इन द बॉडी, एनी अदर प्रॉब्लम इज देयर इन द बॉडी व्हिच इज कॉजिंग these metabolic substances to be released in urine. Okay, तो this is how clinicians diagnose कि कैसे यूरिन फिल्ट किडनी में इश्यूज शुरू हैं, क्योंकि यूरिन टेस्ट जो होता है, जो किडनी फिल्टर, जो यूरिन का एक अलग से टेस्ट आता है जिसमें पूरा ये चेक करते हैं यूरिन कौन से कलर का है, यूरिन का पीएच क्या है, यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसमें आयंस क्या क्या है, सब कुछ होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें ये सब टेस्ट भी होते हैं स्पेसिफिकली किसी को किडनी का अगर सस्पेक्ट होता है डॉक्टर को, तो प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सब चीजें। ठीक है, तो और एक और होता है, तो एक तो ये यूरिया वाला हो गया, प्लस एक होता है यूरेमिया। मीन्स ऑब्वियसली यूरिया तो नहीं बोल सकते, इसलिए कहना यूरेमिया नाम है इसका। तो इसमें यूरिया इन यूरिन, इसमें प्रोटीन इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन बॉडी इन यूरिन। ओके, तो जब भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज यूरिन में होती है अदर देन नॉर्मल सब्सटेंसेस, तो वो शो करता है देयर इज सम डिसफंक्शन रिलेटेड टू द किडनी फंक्शंस। ओके, तो एक तो ये हो गया, तो ये क्या दिखाएगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द किडनी, राइट। तो किडनी का मतलब रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के लिए किडनी फेल होगी काम खत्म, ऐसा नहीं होता कभी भी। रीनल फेलियर इज अ कंबाइंड टर्म फॉर ऑलमोस्ट all the problems related to the kidneys, okay, which normal people find, doctors and clinicians find in the urine.
ओके, तो जब भी कुछ भी एक्स्ट्रा जिम्नाजिन होगी यूरिन में तो रीनल फेलियर होगा, ठीक है। अब रीनल फेलियर हो गया तो रीनल फेलियर को ठीक कैसे करेंगे? रीनल फेलियर एक तो ये होगा कि आपके यूरिन में कुछ, सॉरी कभी ऐसा ना हो आपके यूरिन में कभी कुछ आए, मतलब वैसे बात करें तो किसी की यूरिन में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन्स, ये सब अगर आ रहे हैं तो वो एक रीनल फेलियर है। फिल्ट्रेशन में अगर इशू है, समटाइम्स क्या होता है किडनी में भी इशू नहीं होता है, समटाइम्स क्या होता है हार्ट में जो, तो कार्डियक आउटपुट ही कम है तो जीएफआर कम हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपके यूरिन में कुछ नहीं आएगा ना, राइट। तो ये भी एक बात होती है। तो ऐसा करके अब तो समटाइम्स क्या होता है कि सर्जरी से काम हो जाता है कुछ अगर इशू होता है तो, और अगर किडनी पूरी फेल हो चुकी है तो ट्रांसप्लांटेशन आजकल शुरू हो गया है, ठीक है ना, ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अगर प्रॉब्लम फिल्ट्रेशन का है, अगर फिल्ट्रेशन का ही इशू और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो कुछ सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो उस केस में एक ही ऑप्शन है अभी के लिए तो, और वो है डायलिसिस। डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस में क्या होता है, बॉडी के आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, ठीक है, उस ब्लड में ऐड करते हैं हिपेरिन। ओके, हिपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। अब क्योंकि ब्लड बाहर आ गया है बॉडी से तो वो कोएगुलेट हो सकता है, राइट, तो उसको कोएगुलेशन नहीं होने देना है, तो इसलिए हिपेरिन ऐड करना है। हिपेरिन ऐड करने के बाद उसको हम डालते हैं डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर। डायलिसिस मेम्ब्रेन, इट इज सेमी परमिएबल टू ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस अदर देन प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब जितना भी कंपोनेंट्स ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं इन एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी एंड सेम पैरामीटर, सेम पीएच, एवरीथिंग इज सेम, ओके। प्लाज्मा माइनस बस नाइट्रोजन में वेस्ट नहीं होता। अब फिल्ट्रेशन का तो बॉडी किडनी का एक ही काम है ना कि नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना बॉडी से, जो कि फिल्ट्रेशन खराब होने की वजह से किडनी के वो बॉडी में कर नहीं पा रही किडनी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो हमने हिपेरिन में एडेड जो ब्लड है हमारा वो हमने यहाँ इसमें डाला है डायलिसिस मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। तो बैग होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट अगर आप बोलें कि ये फ्लूइड क्रॉसर कैसा है, ऐसा नहीं होता। पहले जो एक बैग में ब्लड डाल दिया जाता है, मतलब बोल सकते हैं वो ब्लड बैग में होता है, वो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, उसको डालते हैं फ्लूइड में, ठीक है ना। जैसे इसको फ्लूइड में डालेंगे तो क्या होगा, अब हमारे जो यहाँ डायलिसिस मेम्ब्रेन जो बैग है इसके अंदर जो ब्लड है वो बेसिकली प्लाज्मा है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। बाहर बस प्लाज्मा है, ठीक है। अब अंदर के प्रोटीन्स तो बाहर जा नहीं सकते ब्लड के, क्योंकि हमने बात करी है कि ये इम्परमिएबल है फॉर दोज प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्लाज्मा बाहर जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सब कुछ सेम है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड है इधर प्लाज्मा के लिए, ठीक है। तो बस नाइट्रोजनस वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है, अंदर ज्यादा है और बाहर जीरो है, कम है। तो क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, right, by the process of diffusion nitrogenous waste remove out of this membrane, ठीक है, बाहर आ गए। जैसे ये बाहर आएंगे फिर यहां से हम ब्लड ड्रॉ करेंगे बाहर बचा वाला, उसमें हम डालेंगे एंटी हिपेरिन। अभी इसमें एंटी कोएगुलेंट एडिट था, अब उस एंटी कोएगुलेंट को भी एंटी कोएगुलेंट एंटी हिपेरिन डाल देंगे, वापस कोएगुलेट हो सकता है लेकिन कोएगुलेशन होने से पहले ही उसको वेन में रिलीज कर देंगे। समझ में आया? बॉडी का जब किडनी का फिल्ट्रेशन खराब होता है प्रोसेस,
तो डायलिसिस इज द टेक्निक, हीमोडायलिसिस भी बोल सकते हैं इसको, कि ब्लड का डायलिसिस हो रहा है तो हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। तो आर्टरी से ब्लड लेंगे, उसमें हेपेरिन ऐड करेंगे विच इज एंटीकोएगुलेंट, वो ब्लड एक डायलिसिस बैग में डालेंगे जो कि डायलिसिस मेम्ब्रेन से बना है विच इज impermeable to blood proteins and semi permeable to all the components present in plasma. ओके, उसके बाद उस बैग को एक डायलाइजिंग फ्लूइड से पूरा कवर कर देंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड में सबमर्ज कर देंगे, और डायलाइजिंग फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन है वो है ब्लड प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, अब हमारे डायलिसिंग बैग में जो प्रेजेंट है वो है ब्लड प्रोटीन्स, प्लाज्मा एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन बाहर बस प्लाज्मा ही है, न नाइट्रोजन वेस्ट है न प्रोटीन है। लेकिन क्योंकि डायलाइजिंग बैग जो है वो प्रोटीन्स के लिए इम्परमेबल है तो प्रोटीन्स बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि बाहर प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू द ये concentration gradient, it diffuses out of the dialyzing membrane in the dialyzing fluid. ठीक है, फिर ये फिल्टर, बेसिकली हम इसको फिल्टर्ड ब्लड बोलेंगे। फिल्टर्ड ब्लड में हम एंटी हेपेरिन ऐड करेंगे, जिस क्योंकि जो एंटी कोएगुलेंट ऐड करा था उसकी एक्टिविटी को वापस खत्म करने के लिए, और फिर इस ब्लड को हम वेन में वापस डाल देंगे ह्यूमन के पेशेंट के। ठीक है, तो ऐसे काम करता है डायलिसिस। ओके, और क्या क्या होते हैं, कभी सुना हो किडनी में और क्या क्या इश्यूज होते हैं? बस किडनी फेलियर ही होता, कुछ नहीं होता? हाँ, स्टोन्स, वेरी गुड। किडनी स्टोन्स को हम क्लिनिकल टर्म्स में कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। ओके, रीनल कैल्कुलाई। ये क्या एक्यूमुलेट होता है इसके, मतलब स्टोन है ना, मतलब किसी चीज का क्रिस्टलाइन वर्जन है, राइट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और आई वुड से मोर देन 90% इट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, और काफी बार देखा गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, एंड कभी कभी तो यूरिक एसिड भी जमा हो जाता है। तो मोस्टली एंड मैक्सिमम टाइम इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसलिए बचना चाहिए जिन फूड में कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। नॉर्मली यही एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन के कुछ रीजंस भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने खाया हुआ एक्यूमुलेट ही हो गया। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे क्या क्या रीजंस होते हैं। तो मेनली कैल्शियम ऑक्जेलेट का एक्यूमुलेशन होता है किडनी में। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट का और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। ठीक है ना, कुछ पेशेंट से पाया गया है कि इनका भी होता है। तो इन टोटली इनको हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और क्लिनिकल लैंग्वेज में रीनल कैल्कुलाई। ओके, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, उसमें ये सब ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सब कुछ। ठीक है, उस केस में आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट ही देना है क्योंकि मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, ओके। और क्या होता है बॉडी में? एक होता है नेफ्राइटिस, सुना है? नेफ्राइटिस। तो बेसिकली नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन। आइटिस का तो हमें पता है ना, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन, है ना? तो मतलब न्यूरॉन्स और वी कैन से किडनी। तो किडनी में इन्फेक्शन होना इज नेफ्राइटिस। और अगर पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलर एरिया में हुआ है ना, अगर मान लीजिए सिर्फ इस एरिया में हुआ है, इस एरिया में, ग्लोमेरुलस एरिया में, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है ना? आइटिस मतलब ये तो बहुत इजी रहता है हर जगह कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का आगे आइटिस लगा दीजिए। जिस भी पहले ऑर्गन का नाम लिखा या सेल का नाम लिखा या उसकी सबसे छोटी यूनिट का नाम लिखा और आगे आइटिस लगा दिया, है ना? ऐसे याद करने का तरीका रहता है। अब एक लास्ट डिसऑर्डर है और बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब हम ये बात करते हैं कि अगर हम ग्लूकोज यूरिया की बात करें, ग्लूकोज यूरिया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ग्लूकोज यूरिन में है, और ग्लूकोज यूरिन में कब आएगा? जब वो ब्लड में ज्यादा है ना? वो ब्लड में ज्यादा है इसलिए तो यूरिन में आ रहा है। और ब्लड में ज्यादा कब होगा? जब इंसुलिन का फंक्शन, इंसुलिन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट? तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस, है ना? डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं ना। ऐसे ही एक और कंडीशन है, मतलब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ऐसा किडनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसे ही एक और कंडीशन है, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, ठीक है? तो डायबिटीज इंसिपिडस हैज नथिंग टू डू विद ग्लूकोज, ठीक है? अभी हमने किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी एक एंजाइम की कॉल्ड ADH। ADH क्या करता है? ADH डाययूरेसिस, मतलब एक्सेस यूरिन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना? इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ADH is inhibited। ADH इनहिबिट हो जाता है, तो ADH जैसे ही इनहिबिट होगा तो डाययूरेसिस वापस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एक्सेसिव यूरिन, ठीक है? अगर आप सिम्टम्स की बात करें डायबिटीज, अगर एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन, अब भाई ज्यादा यूरिन करेंगे, ज्यादा प्यास लगेगी ना, बॉडी में फ्लूइड ही नहीं रहेगा, फ्लूइड की कमी हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस के केस में बॉडी में, ओके? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये डिसऑर्डर टू रिमेंबर इज डायबिटीज इंसिपिडस। Diabetes insipidus is causing inhibition of ADH, antidiuretic hormone. ADH inhibition cause excessive thirst and excessive urination. Okay, and these are the very important symptoms for diabetes insipidus. Okay, okay. So now let us see the summary what we have done today. So today we have discussed the regulation of kidney and disorders. In regulation we have seen that blood pressure और ब्लड वॉल्यूम इनके डिक्रीज होने की वजह से GFR पे इफेक्ट पड़ता है, GFR डिक्रीज होता है। GFR डिक्रीज होगा तो JG सेल्स रिलीज करेंगे रेनिन को, ठीक है? रेनिन एट द एंड एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिन 2 को, ठीक है? जो कि रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन को। इन मैकेनिज्म की वजह से सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा DCT से, ठीक है? उसके बाद GFR के कम होने की वजह से, ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से हमारा जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन था वो इंक्रीज हुआ, तो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन खराब हो गया, ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, अच्छा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हर हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस इज प्रोड्यूसिंग दोज एंजाइम्स, दोज हार्मोन्स बट स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना? तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज ADH, ठीक है? ADH रिलीज होने की वजह से हमारा ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है? दोनों एंजाइम के एक्टिव, दोनों हार्मोन्स के एक्टिव होने की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर पे जो लॉस हुआ था वो वापस मेंटेन हो जाएगा, जिससे वो एक्सेसिव ना हो। इसलिए हार्ट से, हार्ट के एट्रियम वॉल से फैक्टर रिलीज होता है, एंटी नाइट्रायूरेटिक फैक्टर। एंटी नाइट्रायूरेटिक फैक्टर रेनिन पर और ADH पर इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम हो सकता था वो नहीं होगा और सब नॉर्मल कंडीशंस फॉलो करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स देखे, और डिसऑर्डर्स में हमने देखा सबसे पहले कि जिन भी चीज़ों के आगे यूरिया लगा हुआ होता है, जैसे प्रोटीन यूरिया, कीटोन यूरिया, ग्लूकोज यूरिया, तो वो बस ये दिखाने के लिए होते हैं कि यूरिन में ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं
और यूरिन में अगर प्रेजेंट है तो देयर इज समथिंग नॉट इन ऑर्डर, ओके। तो रीनल फेलियर के चांसेस हैं, उसके लिए यूरिन टेस्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फिल्ट्रेशन में इशू है किडनी के तो कोई और ऑप्शन नहीं है, डायलिसिस ही करना पड़ेगा। डायलिसिस के लिए हमने देखा कि एक डायलिसिंग बैग होता है, डायलिसिंग बैग विच इज impermeable for proteins and semi permeable for all the components in the plasma, okay। और उस बैग में ब्लड भर के उसको एक डायलिसिंग फ्लूइड में डाला जाता है which is plasma minus नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट सिर्फ ब्लड में है, फ्लूइड वॉल्यूम डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं है, इसलिए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का, और नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से रिलीज हो जाएंगे, फिर फिल्टर्ड ब्लड को वापस बॉडी में डाल देंगे। आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, फिर वेन में रिलीज करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई मतलब किडनी स्टोन्स, ओके। और मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। वैसे कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स भी कभी कभी पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा आइटिस, नेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्लोमेरुलस, और पूरा किडनी का अगर होगा तो नेफ्राइटिस, ठीक है। और फिर हमने एट द एंड देखा डायबिटीज इंसिपिडस। अगर ADH इज इनहिबिटेड और ADH इज नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी तो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन होगी। इस केस में एक्सेसिव यूरिनेशन होगा या एक्सेसिव थर्स्ट होगी, और उस डिसऑर्डर को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड let's do some questions related to these topics, okay। These are some previous year questions and have been repeated multiple times in the exam, okay। So first question is fall of GFR is due to, GFR किन किन वजह से फॉल होता है, ठीक है। रेनिन का फॉल ऑफ GFR1 कॉज, GFR का अगर GFR फॉल हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, मतलब क्या करेगा अगर GFR का फॉल हो गया तो क्या करेगा। JG सेल्स से रेनिन रिलीज होगा, ओके। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, या एड्रिनल मेडुला से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज होगा। क्वेश्चन इज if there is a fall in GFR, what will it cause? JG सेल से रेनिन रिलीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज, और एड्रिनल मेडुला से एल्डोस्टेरॉन रिलीज, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज। अगर हम इसको दूर से देखें तो सबसे पहले तो हम अगर इसकी बात करें एड्रिनल मेडुला तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका कोई लेना देना है नहीं एल्डोस्टेरॉन से, ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन तो तभी रिलीज होगा ना जब रेनिन रिलीज होगा। अगर रेनिन ही रिलीज नहीं हुआ तो कॉर्टेक्स का मतलब नहीं है। मतलब ये भी सही बात है कि ये भी रिलीज होगा, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है इससे बेटर, क्योंकि जब तक ये रिलीज नहीं होगा, मतलब अगर हम किसी फ्लो की बात करें तो फ्लो में तो जब तक GFR फॉल हो तो पहले रेनिन रिलीज होगा तभी तो एल्डोस्टेरॉन आएगा ना। अगर रेनिन रिलीज ही नहीं हुआ तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज हमने साथ में भले ही पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फॉल ऑफ GFR की बात हो रही है। तो GFR जो है वो मतलब अब ब्लड वॉल्यूम की वजह से हुआ है कि प्रेशर की वजह से हुआ है वो हमको नहीं पता इससे पहले क्या हुआ है। अगर वॉल्यूम स्पेसिफिक मेंशन होता तो हम यहाँ पे ADH को कंसिडर करते, ठीक है। अगर वॉल्यूम मेंशन होता ब्लड वॉल्यूम तो हम इसको कंसिडर करते, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन रेट की बात हो रही है तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं पूरा चांसेस होते हैं इन कंफ्यूजन के, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिए, ओके।
Let's go to next question. Angiotensinogen is produced and secreted by A. JG cells, B. afferent arteriole, C. efferent arteriole, and D. liver. अब देखिए हम क्या होता है ना, इसमें कंफ्यूजन क्या आती है। एंजियोटेंसिनोजन का हमने क्या पढ़ा कि एक प्रिकर्सर है जो कि लिवर से रिलीज होता है, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या आ गया, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट। हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सीक्रेट तो लिवर से होता है, उसके बाद रहने उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और ये कंफ्यूजन की वजह से हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही बात यहाँ समझने की है, होता है क्योंकि हम पढ़ सिर्फ यही रहे हैं कि हम सिक्रेशन की बात कर रहे हैं, हम इसको प्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं अपने मैकेनिज्म में, ठीक है। इस वजह से कंफ्यूजन आती है, बाकी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर ओनली, ओके। सो एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड बाय लिवर, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, जेजी सेल्स तो रेनिन रिलीज करते हैं, राइट, जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल, अरे जेजी सेल्स तो एफरेंट आर्टीरियोल के तो पार्ट है ना, और एफरेंट तो कुछ करता ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चीफ प्रिंसिपल of dialysis. So what is the chief principle of dialysis? Capillary action, adhesion, reverse osmosis, cohesion. हमने तो पढ़ा था डिफ्यूजन हो रहा है, कुछ याद आ रही है? 10th क्लास में, 9th क्लास में कुछ पढ़ा था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, बट ओनली इन द केस ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हैं? ओनली इन द केस ऑफ सॉल्यूट। सॉरी, डिफ्यूजन सॉल्यूट का नहीं होता ना भाई, तो इन द केस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। डिफ्यूजन जब होगा वो लिक्विड का होगा, बट यही अगर हायर टू लोअर, अगर सॉल्यूट जाए, सॉलिड पार्ट जाए, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जो जाता है तो वो ऑस्मोसिस होता है ना, और इट रिक्वायर्स एनर्जी, एटीपी चाहिए होती है ना ऑस्मोसिस के केस में। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर में जाने में ऑस्मोसिस चाहिए होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है, और ये डिफ्यूजन इज पैसिव प्रोसेस, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड के केस में होता है। वही डिफ्यूजन अगर सॉलिड केस में होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, जो कि हम हमारे आरओ यहीं से तो आया वर्ड, जो पानी पीने का सिस्टम जो लगे हुए आरओ यहीं से आया है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन, बट बस स्टेट डिफरेंट हो जाती है, लिक्विड और सॉलिड का डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। तो मेन प्रिंसिपल सेम है, बस सॉलिड या लिक्विड क्या ट्रांसफर हो रहा है उसके बेसिस पर रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस है, ठीक है ना।
बाकी देखिए कैपिलरी एक्शन तो आपको बताइए कि जब कोई चीज बिना किसी बाहर के एनर्जी के खुद से एंटी ग्रेविटी चलती है, कैपिलरी एक्शन, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। एडेशन, किसी सरफेस के ऊपर चिपक जाना, वो नहीं हो रहा है। कोएशन भी चिपक नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोई चीज स्टिक नहीं हो रही, कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही, रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's topic. I hope you understand what all the regulation of kidneys and the disorders related to kidneys, and thank you for attending the class. Thank you.